वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं, ऐसे खास मेहमान के पास कि जिनके बारे में कहा जाता है कि झारखंड के अंदर इतने ज़्यादा कार्य इन्होंने किए कि आज हर कोई इनको याद करता है और बहुत ही लोकप्रिय है वहाँ पर। और साथ साथ इस कोरोना जैसी महामारी के बीच में जिस तरह से वो लोगों के बीच में गए, उसे आज हर कोई उस कार्य की तारीफ कर रहा है। हमारे साथ हैं बाबू लाल मरांडी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। बाबूराम मरांडी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल जी, अगर देखें लगातार, आप क्या कहना चाहेंगे वर्तमान में झारखंड की कोरोना को लेकर क्या स्थिति है? अभी उधर से भी आवाज आ रहा है ना? जी, आवाज आ रही है आपकी मुझे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, उधर से बोल रहे हैं ना, तो आवाज ठीक से नहीं आ पा रहा है संगम। मेरी आवाज नहीं जा रही आप तक? नहीं, आपकी आवाज आ रहा है, लेकिन उधर से जो आवाज है ना, उसमें से दिक्कत हो रहा है सुनने में। अच्छा जी, बाबूलाल जी, अगर हम देखें वर्तमान में कोरोना की क्या स्थिति आपको अब झारखंड के अंदर लग रही है? मुझे लगता है कि आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। और ये ऐसी शख्सियत हैं जो लगातार मैदान में रहते हैं, लगातार झारखंड के अंदर घूमते रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में बड़े ही लोकप्रिय हैं। और कोरोना को लेकर इनसे सीधे हम जानेंगे कि वर्तमान में झारखंड के अंदर कितने संतुष्ट हैं ये कोरोना जैसी महामारी के बीच में जो सरकार ने कार्य किए। उसके अलावा अभी कोरोना की क्या स्थिति है, अग्रिम तैयारियां क्या क्या हैं, और अगर हम देखें तो झारखंड में वैक्सीन की क्या स्थिति है। बाबूलाल मरांडी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी दूसरा आवाज नहीं आ रहा जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अभी वर्तमान में कोरोना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? झारखंड में कोरोना की क्या स्थिति है और सरकार के कार्यों से कितने संतुष्ट आप हैं? देखिए, ये डबल हो रहा है ना। जी, लगातार हम झारखंड जुड़े हुए हैं, झारखंड में दिखा रहे हैं। उससे पहले भी हमारी वहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी बात हुई थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी बताई। और अब वर्तमान में क्या स्थिति है लेकर हम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और बड़े ही लोकप्रिय हैं वहाँ पर, उनसे वार्ता कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि धरातल पर आखिर वास्तविक जो सच्चाई है वो क्या है। आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते भी रहते हैं, लेकिन इस महामारी से बचने के लिए अगर हम इसी में उलझे रहेंगे तो समाधान की तरफ कैसे जाएंगे? हमारी कोशिश है कि समाधान आना चाहिए। और हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी हैं। बाबूलाल मरांडी जी, अगर देखा जाए तो कोरोना को लेकर अभी जो झारखंड की स्थिति है वो क्या है और धरातल पर वास्तविक सच्चाई क्या है, कैसे आप देखते हैं? जी नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि जब कोरोना का जो दूसरा लहर हुआ जी तो वास्तव में झारखंड में बहुत अस्त व्यस्त की स्थिति थी जी और उसका एकमात्र कारण था कि झारखंड सरकार ने जो उनको सावधानी बरतनी चाहिए थी, जैसे ऑक्सीजन की खास करके उस समय जो कमी हुई जी, उसके कारण से ही काफी लोग मर गए और काफी अफरा तफरी रही। जबकि झारखंड एक ऐसा स्टेट था, यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी जी, लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उस समय उसकी कोई व्यवस्था नहीं खड़ी की और उस कारण से यहाँ सब कुछ होते हुए भी काफी दिक्कतें हुई उस समय। और उससे आपने देखा होगा कि जब एकदम पीक पॉइंट पर आया तो यहाँ सबसे अधिक लोगों की जो मृत्यु दर रही है देश में भी अधिक थी, संभवतः एक दो दिन तो दुनिया में भी सबसे अधिक उसके परसेंटेज रही है। तो ये जो स्थिति रही
वो बड़ी भयावह स्थिति रही। अब तो स्थिति धीरे धीरे जैसे देश में नॉर्मल हो रहा है, तो झारखंड में भी अब काफी स्थिति नॉर्मल हुआ है जी और अब लोगों ने राहत की आप महसूस कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अगर हम देखें, आपने एक सार्थक विपक्ष की भूमिका में हम बात करें तो जो सकारात्मक विपक्ष की बात होती है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके द्वारा क्या प्रयास और क्या सहयोग इस दौरान कोरोना को लेकर रहे, और सरकार के जो हम कहेंगे जो आपके सुझाव थे, कितने सुझाव सरकार ने आपके माने और कैसे वहां पर आप लोगों ने कार्य किया? जी देखिए, पहली बात तो लगातार जो भी लोगों से जहां से भी जानकारी मिलती थी, अस्पतालों में लोगों को एडमिशन कराना, उनको दवा उपलब्ध कराना, डॉक्टर से बात करके, पदाधिकारियों से बात करके, और लगातार अपनी ओर से सरकार को भी हमने सुझाव लिखित रूप में देते रहे, जी ताकि सरकार अगर अच्छा लगे तो वो उसको काम करे। तो कुछ ना कुछ चीजों तो वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके काम में लगाती ही है कोई भी, क्योंकि कुल मिलाकर के सुझाव वही रहते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पूरे कोरोना जैसे सेकंड फेज हुआ तो ये लोग राजनीति करने से कोई बाज नहीं आए। जैसे कोई दवा की कोई कमी नहीं रही, रेमडेसिविर की उस समय झारखंड में केंद्र सरकार की ओर से हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी वहां के स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री से बात करके, फिर फर्टिलाइजर मिनिस्टर है उनसे बात करके, जो यहाँ महसूस हुई कि जो कमी है वो भारत सरकार की ओर से यहाँ उपलब्ध कराया जाए। वो व्यक्तिगत रूप से भी वो नहीं भी बताया, तब भी हम लोगों ने अखबारों में जैसे देखते थे इन चीजों की कमी है और उसका लोग आलोचना कर रहे हैं बेकार की, तो हम सब लोगों ने अपने ओर से भी कोशिश किया पार्टी की ओर से, ताकि झारखंड में कोई लोगों को दिक्कत नहीं हो। जी मरानी जी, अगर आप देखें झारखंड में एक समस्या और रही है कि वैक्सीन को लेकर वहां लगातार सवाल खड़े हुए हैं कि वैक्सीन की कमी है, और कुछ जगह ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है कि वैक्सीन फेंकी गई है, उनका उपयोग नहीं किया गया। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, वैक्सीन की तो देखिए पूरे देश में राज्यों को जो दे रहे हैं, केंद्र सरकार बराबर बता रही है कि किन किन राज्यों को कितना वैक्सीन मिल रहा है, उसी हिसाब से योजना बनाना, उसी हिसाब से टीकाकरण हो लोगों की। तो वहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि इनको राजनीति करनी है, और राजनीति करनी है तो फिर बोलते रहते हैं। पिछले दिनों आप सबने देखा होगा कि कितना यहाँ वेस्टेज हुआ, तो उस पर फिर उन्होंने कहने लगे कि नहीं नहीं ये गलत है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन लोगों ने ठीक प्रकार से उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी बहुत इसी प्रकार से गड़बड़ियां हो रही है, ठीक प्रकार से अभी भी कोई रिपोर्ट नहीं है। बार बार कहता है कमी है, तो पूरा देश जानता है। बार बार भारत सरकार कह रही है, जहां टीका बनता है वो कंपनी भी कह रही है कि हम इस महीना कितना दे पाएंगे, अगला महीना कितना दे पाएंगे या कितना दे रहे हैं, ये सारी चीजों की पता है। लेकिन उसके बाद भी तो हम ये बार बार कहते हैं कि हाँ, सरकार की जो विफलताएं हैं, अपनी कमजोरी है, उस कमजोरी को छुपाने के लिए सिर्फ ये राजनीति करते हैं। जी अगर हम देखें मरांडी जी, वर्तमान में ऐसा भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर के लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि लगातार हेमंत सोरेन घूम रहे हैं, लगातार कार्य भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो जवाब भी दे रहे हैं और आक्रामक भी हैं बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन अगर देखें तीसरी लहर की जो तैयारी है, जिसकी बात हो रही है, उसे लेकर बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या तैयारियां आपको दिख रही है और केंद्र का कितना बड़ा सहयोग वहां पर मिल रहा है? जी देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि केंद्र सरकार ने तो पिछले बार भी जब कोरोना का समय आया तो क्या क्या वेंटिलेटर है, इस सारी चीजों को उपलब्ध करा देते राज्य सरकार को जी। लेकिन उसको इन्होंने पूरी 6-7 महीना चलाया ही नहीं, उसको देखा ही नहीं, बोरा में बांध करके जगह जगह वो पड़ा हुआ था। जब हम लोगों ने हल्ला किया तो कहता है खराब है। भाई, आप जिस वक्त वेंटिलेटर आया उस समय वो वर्किंग में था कि नहीं, आपने बिना वर्किंग में रखे कंपनी से क्यों लिया? ये सब राज्य सरकार का काम था। ये तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये तो करने वाले नहीं थे, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। तो उसके बाद पिछले साल जो 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए भी केंद्र सरकार ने कहे थे, तो कहीं कोई ध्यान ही नहीं दिया, अभी तक वो लगा नहीं। अब वो थोड़ा बहुत अब शुरू किया है, हमें उम्मीद है शायद अब ऑक्सीजन प्लांट जो भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि भाई आप इसको लगाइए, जहां 50 बेड से अधिक है वहां कम से कम लगाइए सब। तो ये सारे प्रयास, लेकिन तब भी शिथिल है। मैं तो एक उदाहरण ही देता हूं कि पिछले 7-8 महीनों से
यहाँ रांची झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है रिम्स, अब उसमें सीटी स्कैन मशीन नहीं है। 5-6 महीना से तो हाई कोर्ट इनको डांट लगा रही है कि भाई आप यहाँ तो लगाइए, इतना बड़े हॉस्पिटल है। तो ये इनके काम करने के तौर तरीका है कि जहां उनको लगानी चाहिए थी लेकिन वो नहीं लगा पा रहे हैं, खाली फाइल ऊपर से नीचे हो रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है मामला। जी। अच्छा मरांडी जी, अगर हम देखें जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर टेस्टिंग की क्या स्थिति है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे टेस्टिंग को लेकर? देखिए, टेस्टिंग की कई एक समस्या रही है, ग्रामीण क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में भी है रही है। जी। अब उसका एकमात्र कारण है कि टेस्टिंग जो लैब होना चाहिए वो है नहीं, और नहीं है उसका भी दूसरा कारण ये है कि जो टेस्ट करने वाला जो तकनीशियन होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, उसकी भी कमी है। तो कुल मिलाकर के आप तो स्थिति थोड़ा नॉर्मल हो गई है, तो बहुत अब तो भागा भागी नहीं है, लेकिन जिस वक्त हुआ था तो एक एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन रिपोर्ट आता ही नहीं था, यानी ऐसे डंप हो गया था। और कहीं कहीं तो रिपोर्ट आया ही नहीं, लोग मर गए, कहीं तो ठीक भी हो गए। तो ये जो स्थितियां बनी रही है अव्यवस्थित, और पिछले साल से सरकार कह रही है कि हम इतना लेब लगाएंगे, इतना लगाएंगे, लेकिन वो बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जी। अगर मरांडी जी देखें तो क्योंकि विपक्ष में आप लोग हैं, विपक्ष की भूमिका पर हर जगह हर कोई आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करता रहता है। इस कोरोना जैसी महामारी के बीच में जो विपक्ष के कार्य हैं, जैसे कि ऐसा सुनने में आ रहा था कि ब्लड बैंक के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, या और भी बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही थी कि आइसोलेशन सेंटर आपके द्वारा वहां बनाए जा रहे हैं, उससे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? जी। देखिए, पहली बात तो कहूंगा, जो द्वितीय जो लहर आया जी। उसमें आइसोलेशन सेंटर की बहुत अधिक जरूरत नहीं महसूस हुई। जी। जहां कहीं लोगों ने बनाया भी तो लेकिन उसमें कोई गया नहीं, क्योंकि दूसरी दफा जो लहर आया उसमें साफ लोगों की जरूरत क्या थी, ऑक्सीजन की। यानी कहीं भी तो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, आईसीयू हो, जी। तो ये सारी चीजों की कमी महसूस हुई। नहीं तो विपक्ष के द्वारा क्या कुछ ऐसे सेंटर बनाए गए जहां पे ऑक्सीजन और इस तरीके की चीजें दी गई हों? क्योंकि ये विपक्ष का भी उतना ही बड़ा कर्तव्य है जितना सरकार का है। जी। नहीं, मैं पहली बात तो कहूंगा कि हम लोगों ने अपने ओर से कोशिश किया और जितना हो सकता था, लेकिन मैं वही बात बता रहा था कि पहले तो अपने ओर से ऑक्सीजन तो यहाँ वहां कुछ लगाया नहीं जा सकता है। इस कारण से एक तो सरकार की ओर से भी ये दबाव था, आप इस प्रकार से ये नहीं कर सकते हैं। जी। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने बार बार ये कोशिश किया, भाई सरकार को इस काम को करना चाहिए, उसकी सरकार को हम लोगों ने सुझाव बार बार देते रहा, और अपने ओर से जितने भी सरकारी गैर सरकारी जहां कहीं भी अस्पतालें थी, जहां लोग पेशेंट आते थे, उनको वहां कैसे एडमिट हो जाए, उनका बेहतर इलाज कैसे हो जाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से लगे हुए थे। और मैं कहूंगा कि कल तो बिल्कुल रिकॉर्ड लोगों ने बनाया, पूरे देश में ही कार्यक्रम चल रहा था, सेवा ही संगठन उसके नाम पर, और कल बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवानों ने क्या कहते हैं इसको, ब्लड डोनेशन किया है। तो अपने आप में जितना भी हो सकता है समाज के लिए काम करें, तो पार्टी के वर्कर जगह जगह पर लगे रहे, और अभी भी लगे हुए और आगे भी लगे रहेंगे। जी। अच्छा, अगर हम देखें बाबूलाल मरांडी जी, एक बहुत बड़ी वहाँ पर एक और चुनौती रही है, जो हमारे श्रमिक भाई वापस आए, जो लोग वापस आए उन्हें लेकर अब बहुत बड़ी चुनौती वहाँ है। उस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? उनके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि वो लोग वहाँ पर आएँ और वहाँ पर कार्य करें और वहीं पर रुकें? क्योंकि बार बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग वापस जाते हैं, लेकिन इस तरीके की महामारी आती है, इस तरीके की चीजें होती हैं, वो फिर वापस घर वापसी करते हैं और वहां पर उनकी स्थिति और ज्यादा दयनीय हो जाती है। उसे लेकर क्या प्रयास चल रहे हैं और उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां भी? देखिए, अभी तो उस पर बहुत अधिक काम नहीं हुआ, एक ही काम हुआ है उसको लेकर के, जो मनरेगा से जो मजदूरों को काम देने की। जी। तो भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उसी पर जो काम चल रहा है, उसके अतिरिक्त तो अभी कोई वैसा काम नहीं की है सरकार ने। जी। और लोग जो कुछ भी है अपने से, जो एक तो भारत सरकार ने बड़ी राहत दी हुई है, क्योंकि बड़ी आबादी को जो कहते हैं राशन लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, जो एक तो रियायती दाम पर, और पिछले साल तो नवंबर तक अतिरिक्त मुफ्त में अनाज दिया, अभी भी मई और जून मुफ्त में अनाज सरकार दे रही है।
जी तो गरीबों के लिए जो ये बड़ी राहत है। और इस कारण से जो अफरा तफरी आप देख रहे होंगे पूरे देश में, झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में, गरीब कम से कम सुकून से आप जी रहे हैं। तो कम से कम इतनी अनाज तो लोगों को मिल रहा है, इस कारण से जो बहुत अधिक हंगामा नहीं है उसमें से। लेकिन जहां तक सरकार जो काम देने की बात है राज्य सरकार की ओर से, वो मनरेगा में थोड़ा बहुत काम चल रहा है, लेकिन उससे अधिक नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी, ये बहुत बड़ी चुनौती है और कम से कम उन लोगों के लिए सोचना चाहिए सभी को। अगर हम देखें बाबूलाल मरांडी जी, वर्तमान में कोरोना को लेकर सरकार की कमियों की ओर आप कमियों को देखते हुए क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को कि जिससे झारखंड के अंदर जो झारखंड का युवा है, जो वहां के लोग हैं, वो सुरक्षित रहें? देखिए, मैंने सुझाव बार बार हम सरकार को देते रहते हैं, लिख करके भी देते हैं, और कभी जरूरत होती है तो हम पदाधिकारियों से भी, हम व्यक्तिगत रूप से भी हम बात करते हैं। तो मेरा अभी जो सुझाव है, मैंने कई दफा इस बात को कहा है कि हमें कुछ क्षेत्रों को चिन्हित करना जहां से वो स्प्रेड हो सकता है, तो उसको हम रोक सकते हैं। तो हमने जैसे कहा कि जो नाई का जो काम करते हैं, वैसे लोगों को वैक्सीनेशन करा देनी चाहिए। दुकानदार है, होटल में रहने वाले, होटल में काम करने वाले, होटल के मालिक है या दुकानदार है, इन सबको। फिर कई जो मिस्त्री होते हैं यहाँ वहाँ जो काम करते हैं, जैसे प्लम्बर है या ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, बढ़ईगिरी का काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को अगर हम पहले टीकाकरण करा लेते हैं, तो हम समझते हैं कि जो उसका प्रसार प्रसार हो, तो रोकने उसको जल्दी रोका जा सकता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो एक प्रकार से गांव में आइसोलेट ही रहते हैं। अगर उनके बीच अभी थोड़ा बहुत गांव में इन लोगों ने भ्रम भी फैला दिया था पहले कि वैक्सीन के बारे में, जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया, जी तो वही झारखंड में जी ये काफी शिकायतें आ रही है कि लोग लेना नहीं चाहते हैं, देने के लिए लोग जाते हैं, उन लोगों को लोग भगाते हैं। तो हमने सरकार के पदाधिकारियों को कहा है कि भाई मुख्यमंत्री को समझाओ, कम से कम इन वर्गों को पहले मिल जाए। तो अगर हम ये दुकानदार को हम दे देते हैं, सब्जी बेचने वालों को दे देते हैं, या दूध बेचने वालों को दे देते हैं, नाई के काम करने वालों को, धोबी का कपड़ा धोने वालों को दे देते हैं, फिर दुकान में काम करने वाले, होटल में काम करने वाले या दुकानदार को दे देते हैं, एक बड़ी आबादी। फिर कॉलेज में जो पढ़ने वाले शिक्षक को तो हम दे ही रहे हैं, वो छात्र को भी, कॉलेज में जो 18 साल से अधिक हो गया, एक हम ये करके, ताकि स्थिति सामान्य हो सके। फिर ट्रक चलाते हैं, क्या कहते हैं, टेम्पू चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, इन सारे लोगों को अगर हम सूचीबद्ध करके भाई इन लोगों को पहले मिल जाए, क्योंकि ये लोग यहाँ से वहाँ काम करते हैं, कामों से भी जुड़े हुए लोग हैं, तो हम समझते हैं कि फिर एक आंदोलन का रूप लेगी। तब तक वैक्सीन भी संख्या में, बड़ी संख्या में आ जाएगी, फिर सर्वसाधारण लोग भी ले लेंगे। तो हमें लगता है कि यहाँ से सरकार को शुरू करना चाहिए। जैसे भारत सरकार ने पहले ये क्या कहते हैं, कैरियर, ये कहते हैं, ये वॉरियर को पहले उन्होंने लगाए, अधिक उम्र वालों को लगाए, तो हमें लगता है उसके बाद इनको एक नहीं चाहिए, तो फिर थोड़ा सा उसका प्रचार प्रसार को रोका जा सकता है। जी अच्छा मरांडी जी, क्योंकि मैं अगर देखता हूं तो ऐसा कहा जाता है कि बाबूलाल मरांडी जी सकारात्मक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। अगर देखा जाए वैक्सीन को लेकर, आप देखिए लगातार भ्रम फैलाया गया, उसमें भी भेदभाव की स्थिति पैदा कर दी, ऐसा क्यों? और झारखंड के अंदर भी ऐसी स्थिति आप खुद भी बता रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी चुनौती है अभी, क्योंकि यही वैक्सीन है जो बचाएगी, और उससे लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मुझे लगता है कि देश में जो आज अपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को काफी तकलीफ हो रहा है कि जो मोदी जी के नेतृत्व में, जब मोदी जी बार बार कहते हैं भाई देश को हमें आत्मनिर्भर बनाना, शायद उनको ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि भारत के वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट यहाँ वैक्सीन बना ले, क्योंकि ये लोग तो सब बाहर से सब आयात करें। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई इन लोगों का किसी लॉबी से कोई साठगांठ तो नहीं है, ये तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस ढंग से लोगों ने भारतीय वैक्सीन का लोगों ने मजाक उड़ाया, मखौल उड़ाया, तो इससे तो यही संदेश जाता है कि आज जो सत्ता में बैठे हुए, क्या कहते हैं, अपोजिशन में लोग हैं, जिस ढंग से आरओबी नेता, मंत्री लोग, जिस ढंग से लोगों ने उसकी मजाक उड़ाया, उसका आज गांव में एक प्रकार से दहशत लोगों ने बना दिया कि भाई इस वैक्सीन लेंगे तो पता नहीं क्या होगा,
जबकि पूरी दुनिया WHO सब कह रहा है कि भाई आपको वैक्सीन लेना है, पूरी दुनिया ले रही है और सुरक्षित भी है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये जो स्थिति इस कारण से ये लोगों ने पैदा कर दिया है जानबूझ करके। जी बिल्कुल मरांडी जी, और एक आपसे और कि क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है और आज आपने बड़ा समय हमें दिया, आप झारखंड की जनता से वैक्सीन को लेकर भी और कोरोना को लेकर भी जो सावधानियां हैं क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उन्हीं बातों को दोहराऊंगा जो देश के प्रधानमंत्री बार बार लेते हैं, कहते हैं कि भाई दवाई भी और कड़ाई भी जी, और सबों को वैक्सीन लेना चाहिए। जैसे उनकी बारी आवे तो उसको भागना नहीं चाहिए। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, जैसे हमने खुद भी लिया है, हमारे परिवार के जो भी 18 साल से अधिक के लोग हैं सबों ने वैक्सीन हम सबको दिलवाए हैं और सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित हैं। तो इसलिए मैं झारखंड के या तमाम लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि वे सबको वैक्सीन लेना चाहिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब सुरक्षित रहेंगे और कोरोना को हम सब लोग हरा पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल मरांडी जी, आपने अपना समय हमें दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी। वो भी यही कह रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर इस तरीके का भ्रम मत फैलाइए, और अगर हम वैक्सीन को भी धर्म से, जाति से या किसी भी ऐसी चीज़ों से जोड़ेंगे कि जिससे उसका नकारात्मक प्रभाव जाए, तो हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? ये महामारी है, इससे बचने के लिए प्रयास मिलजुल कर होने चाहिए, सामूहिक प्रयास होने चाहिए, तभी हम इस महामारी से पार पा पाएंगे। और ये ऐसी महामारी है जिसके जो रिजल्ट है वो आपके सामने रहे हैं। जो दूसरी लहर आई वो आप सभी ने देखी, भगवान ना करे कि ऐसी कोई तीसरी लहर आए। तो इसलिए जरूरी है कि जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो तू नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड